हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के कुछ पूछे गए प्रश्नों को हल कराएंगे, जो पिछले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम 2019 और 2020 दोनों साल पूछा हुआ प्रश्न है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न 4 नंबर का आता है। तो आप लोगों को इस टॉपिक पर प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। तो देखते हैं ज़रा कि हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि जो हमारा √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए तुमको मानना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब इसका उल्टा माना जाता है। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो आप लोगों ने शुरुआती कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः √5 बराबर हम लिख सकते हैं इसको A/B कर देना या P/Q लिख देना जहाँ A व B धन पूर्णांक हैं। ये सब आपको लिखना होता है। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है, तथा B डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न में लिखना होता है। मान लो यहाँ √3 होता तो भी लिखा जाता कि √3 बराबर A/B, जहाँ A व B धन पूर्णांक हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तथा B डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर है इसका B वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब देखो, इसको तुमको डाल लेना है समीकरण 1। ठीक, अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप लोगों को इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को हल करना है। तो समीकरण 1 ये, इसके दोनों पक्षों का हम करा देंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर A²/B²। इसका वर्ग अलग होगा, इसका वर्ग अलग होगा, तो A²/B²। यहाँ पे लिखा है √5 का वर्ग। तो किसी भी संख्या में अगर रूट लगा है, उसका वर्ग लगा है, तो वर्ग से रूट हट जाता है, मतलब यहाँ आ जाएगा 5 बराबर A²/B²। अब आपको करना क्या है कि जैसे ये B² इधर बटे लिखा है और ये लिखा है ऊपर, तो इसकी जगह इसको पहुंचा दो, मतलब ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा और ये आएगा इसकी जगह, मतलब B² बराबर हो जाएगा A²/5। क्योंकि 5B² होगा तो 5 यहाँ गुणा में रहेगा, तो ये अगले स्टेप में यहाँ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक स्टेप सीधे कर दिया कि B² बराबर A²/5। तो यहाँ से हमको देखो एक बात पता चल रही है कि जो 5 है वो A² को क्या कर रहा, विभाजित करता है। क्योंकि A²/5 है, बटे का मतलब इसका भाग तुम्हारा A² में चला जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा A² 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है।
अतः ए भी 5 से विभाजित होगा। ए भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या का वर्गमूल मतलब ए भी 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार आपको प्रश्न को लिखना है। अब देखो करना क्या है, जो समीकरण 1 है उसको देखो ज़रा। यहाँ क्या लिखा, √5 बराबर ए बटे बी। जो यहाँ ऊपर ए है तो इसके बराबर हमको एक यहाँ नया कांस्टेंट माना जाता है, तो लिखेंगे माना ए बराबर क्या माना जाएगा 5k। अब ये तो 5k कहाँ से आया, तो सवाल में हमारा लिखा रूट का 5, तो हमेशा इसका रूट हटा के माना जाता है, मतलब रूट हमको नहीं लेना, केवल संख्या लेनी है। संख्या कितनी 5, एक नया कांस्टेंट हमने मान लिया 5k। तो ए जहाँ पे है इसमें वहाँ हम रख देंगे 5k, तो देखो कितना आएगा √5 बराबर ए की जगह 5k अपान बी हो जाएगा। इसी में रखेंगे ए की जगह 5k, इसको हम डाल देंगे समीकरण 2। अब इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे, तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख लेना कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हम इसका वर्ग कराएंगे तो ये √5 का वर्ग बराबर, ये अलग अलग वर्ग होगा तो 5k का वर्ग बटे b का वर्ग। ठीक, तो यहाँ √5 का वर्ग हो जाएगा तुम्हारा कितना, केवल 5 बराबर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और k का हो जाएगा k² बटे हो जाएगा b²। ठीक, अब देखो हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि ये संख्या जो 25 है ये यहाँ गुणा में तो इधर आएगा तो बटे आ जाएगी, और b² गुणा हो जाएगा 5 के साथ में, मतलब वो क्या आएगा 5b² बटे 25 बराबर k²। क्योंकि b² भाग में था गुणा में चला गया, 25 गुणा में था तो भाग में चला गया, ये 5 बार कट जाएगा, 5 × 25। तो यहाँ से तुम्हारा मान जो आएगा वो आएगा k² बराबर b² बटे 5। जैसे देखो यहाँ पे क्या आया था कि b² बराबर a² बटे 5, यहाँ क्या आया k² बराबर b² बटे 5। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो b² है वो 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ लिखना है b² 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। अतः b भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। जब किसी संख्या का वर्ग में जब 5 का डिवाइड हो सकता है तो उसके संख्या के वर्गमूल मतलब केवल b में भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा यहाँ तक जो मेन पॉइंट होते हैं। तो इसी प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब देखो हमको यहाँ लिखना है समीकरण 1 व 2 से हम यह कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया वो 5 आया। देखो यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना है अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी क्वेश्चन में तो अपरिमेय दिया है, लेकिन हमने माना क्या था एक परिमेय संख्या, तो वो तो सिद्ध हो गया। हमने माना है परिमेय, इसीलिए परिमेय सिद्ध हो गया। लिखेंगे इसका, इसके नीचे लिखेंगे यानी आगे इसका विरोधाभास, मतलब यह विरोधाभास, यह विरोधाभास मतलब उल्टा विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है।
अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है कि रूट 5 एक तुम्हारी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार से करते हैं। बहुत से बच्चों को इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये प्रश्न जो होते हैं ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। बस आपको रूट 5 की जगह रूट 3 दे देगा या रूट 2 दे देगा या रूट 7 दे देगा, बस यही 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसी प्रकार आपको रूट 3 का क्वेश्चन होमवर्क में करना है। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब जहाँ पे लिखा रूट 5 तो वहाँ हम कितना लिख दें, रूट 3। तो यहाँ क्या लिखोगे, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, फिर उसको यहाँ 3 हो जाएगा बराबर a/b, यही सब हिंदी लिखनी है। दोनों पक्षों का वर्क कराएंगे तो रूट 3 का स्क्वायर यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ 5 दिख रहा है वहाँ 3 हो जाना है। फिर यहाँ माना a बराबर 3 के माना जाएगा क्योंकि यहाँ 3 रहेगा। बस इसी प्रकार से हल करना है और नीचे थोड़ी जो हिंदी होती है वो लिख दी जाती है। तो समझते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है चैप्टर नंबर 3 से, रैखिक समीकरण से। मतलब आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है जिसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप लोगों ने शायद अपनी बुक में पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि और एक होती है तुम्हारी वज्र गुणनखंड विधि। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि के प्रश्न को कराएंगे। तो आपका प्रश्न लिखा है रैखिक समीकरण युग्म क्या है, 7x - 15y 7x - 15y बराबर 2 और फिर दिया है x + 2i बराबर 3, x + 2i बराबर 3। हल करना हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। वैसे तुम्हारी हल करने की विलोपन विधि भी होती है, वज्र गुणनखंड विधि भी होती है, लेकिन इस प्रश्न को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो देखो ज़रा प्रतिस्थापन विधि से हम किस प्रकार से प्रश्न को हल करके x और y के मान निकालते हैं। देखो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन, मतलब प्रतिस्थापन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी का मान रखना, ये होता है प्रतिस्थापन। तो देखो हमारे पास यहाँ दो समीकरण हैं, तो पहले वाले को हम डाल लेंगे समीकरण 1 और दूसरे वाले को डाल लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब हमको इन दो समीकरणों में से एक समीकरण से x या y का मान निकालना होता है। तो देखो हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है। आप चाहे तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और उसका मान समीकरण 2 में रख दो जा करके। लेकिन हमको उस समीकरण से मान निकालना चाहिए जिससे हम आसानी से मान निकाल सके, क्योंकि जो समीकरण 1 है वो थोड़ा गुणांक वाला है, तो उससे निकालने में क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम समीकरण 2 की तरफ देखते हैं। तो समीकरण 2 हमारा कुछ सिंपल दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम लिखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लें तो ये जो प्लस का 2i उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 - 2i। देखो यहाँ x लिखा है, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 2i। इसको डाल देंगे समीकरण 3। अब जो ये x का मान आ गया है हमने निकाला किस समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से निकाला है, तो इसको जो x का मान आया है उसको समीकरण 1 में रखाएंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
तो जहाँ जहाँ समीकरण एक में x है वहाँ हम रख देंगे 3 - 2y। तो यहाँ 7 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x का मान है 3 - 2y। 3 - 2y बराबर कितना, बराबर नहीं, माइनस का 15y बराबर लिखा है 2। अब इसको हल करेंगे तो देखो पूरा सवाल जो एक चर में हो गया y में केवल। तो यहाँ हम गुणा कराएंगे 7 का, तो 7 में 3 गुणा कराएंगे तो 7 त्रिका 21 माइनस 7 में 2y कराएंगे तो 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। तो देखो 21 इधर लिखा है, इधर चिन्ह प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और जब माइनस का 14y और माइनस का 15y दोनों माइनस में लिखे हैं तो माइनस का तो मान आएगा लेकिन जुड़ जाएगा, 15 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29y बराबर इधर 2 माइनस का 21। तो इधर माइनस का 29y बराबर 2 में 21 तो घटेगा नहीं, अगर घटेगा तो माइनस का कितना आएगा, 19 आएगा। तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह भी तुम्हारे क्या होंगे, कट जाएंगे। तो हमको निकालना y का मान। तो ये 29 इधर गुणा में, इधर किस में आएगा, भाग में, मतलब आएगा y बराबर 19/29। तो ये तो हो गया तुम्हारा y का मान कि y बराबर आ गया 19/29। लेकिन हमको x का मान भी निकालना है। तो जब हम y का मान निकाल लेंगे तो ये y का मान समीकरण 3 में रखा दो तो x का मान भी निकाल आएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 ये हमारा है, x बराबर 3 माइनस का 2y। तो y की जगह हम रखेंगे 19/29। तो ये हो जाएगा बराबर 3 माइनस 2 गुणते y का मान 19/29। तो यहाँ पे हम गुणा कराएंगे, 29 लासा होगा तो 29 का गुणा 3 में होगा। तो 29 गुणते 3, 3 में 27 और 3 दूनी 6 और हासिल वाले 2 8, मतलब 29 त्रिका 87 माइनस 19 दूनी 38 और पूरे बटे कितना रहेगा 29, क्योंकि यहाँ पे हमने 29 लिया था लासा मतलब एलसीएम। तो 29 त्रिका 87 माइनस 19 दूनी 38, यहाँ घटा लेंगे तो 7 में 8 घटेंगे नहीं, 17 में 8 गया 9, यहाँ बचा कितना 7, तो 7 में 3 घट जाएगा तो बचेगा 4/19। तो मतलब x का मान जो आएगा वो आएगा 49/29। तो ये है तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालना। तो उम्मीद तो ऐसे हम करते हैं कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। तो अगर प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई हो तो आप लोग अपनी नोटबुक से इस प्रकार के प्रश्नों को ज़रूर करें, जिससे आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। तो देख लेते हैं आज की वीडियो में एक और प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो अगला प्रश्न तुम्हारा होगा प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये एक त्रिकोणमिति का प्रश्न दे दिया गया है, पूछा गया है इसके आगे कि का मान ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो हमको दिख रहा है tan 30 अंश, मतलब त्रिकोणमिति जो टेबल है उसके आप लोगों को जो मान है वो तो याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है tan 30 अंश। तो हमको पता है कि tan में जो tan 30 अंश का मान होता है वो होता है 1/√3। तो 2 × 1/√3 होल अपान 1 प्लस, यहाँ भी लिखा है tan 30 लेकिन उसका क्या लगा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + tan 30 का होल स्क्वायर। तो tan 30 का मान होगा 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 2 गुणा 1 में कराएंगे तो ये तो आ जाएगा 2/√3 बटे ये 1 प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि रूट हट जाएगा। तो नीचे हम ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर तो वही रहेगा 2/√3 बटे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 × 3
और प्लस का 1 बटे हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो ये भी बटे में और ये भी बटे में, तो यहाँ नियम ये होता है कि जो बाहर की राशियाँ ये वाली इनका गुणा करा दो, मतलब 2 गुणते 3 बटे अंदर का गुणा करा दो तो √3 गुणते 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा तुम्हारा 4 2 बार, तो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया तुम्हारा 2√3, 2 ये और √3। देखो जो तुम्हारा ऊपर 3 लिखा है इसको हम रूट में अगर लिखना चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं। जैसे 3 को हम लिखेंगे √3 गुणते √3 बटे 2√3, तो एक रूट से रूट कट जाएगा, तो जो मान आएगा वो आएगा √3 बटे 2। तो ये तुम्हारा मान किसका हो जाता है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान √3 बटे 2। तो इस प्रकार हम मान रख करके एलसीएम लेंगे और एक एक स्टेप हल करके प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितने प्रश्न हमने आज आपको कराए हैं ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार करें जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।